अमेरिका में रहकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रमोद जी आपका, और आपने हिंदी साहित्य मंच पर मुझे बुलाया। और मैं अमेरिका में लगभग 40 वर्षों से रह रहा हूँ। और ये हिंदी की यात्रा जो है, हमने कभी सोची नहीं थी कि इतनी बड़ी बन जाएगी और हम लोग 4000 बच्चों को हिंदी पढ़ाएंगे। लेकिन इसका पूरा श्रेय जो है वो हमारे हिंदी यूएसए के कार्यकर्ताओं को जाता है। और जी। इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी धर्मपत्नी रचिता सिंह का है, और भी बहुत से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जी। ये हिंदी की यात्रा जो है 2 विद्यार्थियों से शुरू हुई थी जो मेरे स्वयं के बच्चे थे, और जी। वो धीरे धीरे इतना बड़ा स्वरूप ले लिया उसने कि जिसकी कभी हम लोग ने कल्पना नहीं की। तो ये तो मेरे ख्याल से भगवान का काम है, ये कोई व्यक्ति ऐसा काम कर नहीं सकता, मुझे लगता है। जी, ये तो अपनी अपनी सर श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि जब जो सोच हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उस सोच को पूरा करने में कहीं न कहीं हमारी मेहनत रहती है। और मेहनत के साथ-साथ जो है लगन का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अमेरिका में रह करके हिंदी की सेवा कर रहे हैं, आप अपने साहित्यिक यात्रा की शुरुआत आपकी कैसी हुई, उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। या मैंने कभी भी अपने आप को साहित्यकार तो मैं नहीं मानता हूँ, और कविताएं भी जो मैंने लिखी भारत में भी था जब मैं, तो भी ऐसी कोई प्रेरणा नहीं हुई थी कि हम कभी कविताएं लिखेंगे। और यहाँ आने के बाद में भी ऐसा कोई विचार ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ था। कभी कभी किसी की व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अमेरिका में बहुत सी सुखद घटनाएं हुई, ज्यादातर कुछ दुखद भी हुई। तो कुछ ऐसा हुआ मन में कि अब हमको अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का काम करना है। तो ऐसा मन में आया था, लेकिन किस रूप में ये चीज बदलेगी और कैसा होगा ये कभी मैंने सोचा नहीं था। तो जब हमने शुरू भी की थी, करीब 2001 में हिंदी यूएसए की स्थापना हुई, तो भी हम लोगों का उद्देश्य यह था कि हम लोगों को अपने दोनों बच्चों को हिंदी अच्छी सिखानी है। मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में पैदा हुए और यहीं पे उनका एजुकेशन वगैरह हुई है, और दोनों बच्चे अमेरिका में सबसे टॉप विद्यार्थियों में आते हैं। लेकिन वो हिंदी लिखने, पढ़ने, बोलने तीनों चीज़ों में पारंगत हैं, और ये हम लोगों ने हमेशा घर में हिंदी बोली। और मुझे हमेशा लगता था कि जो हमारी रूट्स हैं, अगर हम रूट्स से, अपनी जड़ों से अगर हमको आसमान में बहुत ज़्यादा उड़ जाएंगे, तो फिर अगर हमारे पैर अगर टिके नहीं हैं ज़मीन में, तो फिर हम खो जाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना था, और उस समय यंग थे तो करने का जोश भी था। तो ऐसी यात्रा प्रारंभ हुई। और आप जानते हैं कि किसी भी यात्रा में हमेशा कठिनाइयां भी आती हैं, कोई यात्रा कोई ऐसी आसान नहीं होती है। लेकिन मुझे लगा कि अगर यात्रा में रोड़े नहीं आएंगे तो फिर कोई यात्रा कोई काम की नहीं है। जितना भी महत्वपूर्ण काम होता है उतनी ही ज्यादा मैं उसमें आपकी बातों से 100% सहमत हूँ, क्योंकि मेरा भी यही मानना है। जो यहाँ की मानसिकता बन गई है, नहीं अंग्रेजी में अध्ययन कार्य होना चाहिए, अंग्रेजी में ही सब कुछ काम होना चाहिए। आप अमेरिका में रहते हुए हैं, जो अपनी भाषा और संस्कृति का रक्षण वहां पर कर रहे हैं, अपने बच्चों को कम से कम हिंदी लिखना, पढ़ना, सीखना और बोलना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा या आग्रह करूंगा कि अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा, जो अभी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा की तरफ अग्रसर है बनने की ओर, तो आप इन भाषाओं के प्रति अपना जो है भाव व्यक्त करें, उसका सम्मान करें, उसकी रक्षा के लिए सराहनीय कदम उठाएं। कि जैसा आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, मार्ग में रोड़े आते हैं, बात सही है, लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगती है, लोग नीचे देखकर संभल कर नहीं चलते हैं। तो उन कठिनाइयों से किस तरह निकल करके अपना रास्ता बनाना चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि आपके मार्ग में, साहित्यिक मार्ग में और किस तरह की बाधाएं आपके जीवन में कुछ आई, या आप किसके प्रेरणा स्रोत बने कि किसको देख करके, साहित्यकार को देख करके जिससे आपको लेखन की प्रेरणा मिली, और उसी के साथ मैं आपकी एक रचना भी सुनना चाहूंगा। जी, मैं शुरू से ही कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ। मुझे कभी पार्टीज में जाना और ये सब मस्ती करना, यंग एज में तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा सोशल टाइप की, और वो उस प्रकार के नहीं है। और बचपन में मैं अपनी दादी से कुछ रामायण के प्रसंग वो सुनाया करती थी, रोज रामायण पढ़ती थी। और मुझे अभी भी याद है, मैं मुझे बचपन की सारी घटनाएं याद हैं। तो मुझे वो हनुमान जी की कहानी अभी भी याद है, सुनाती थी कि उनको मेघनाथ ने अपने उसमें बांध लिया और फिर इसको यातनाएं दी, जो भी पूंछ में आग लगाई। तो मुझे बहुत अंदर से रोष आता था और मैं पूछता था कि दिस इज नॉट फेयर, ऐसा काम क्यों हो रहा है, उन्होंने क्या गलती की है। तो वो मुझे लगता है कि मुझे जो पंचतंत्र की ऐसी कहानियां मैं बचपन में सुनता था, तो मुझे प्रेरणा मिलती थी कि ये सब काम गलत हो रहा है और हमको भी कुछ करना चाहिए। एक बच्चे की तरह मुझे मालूम नहीं था क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि अगर हमको भी मौका मिलेगा तो कुछ करेंगे। तो वो धीरे धीरे बीज जो बोए, मुझे लगता है कि मेरी दादी ने मेरे अंदर बीज बोए, और वो बीज कब जाके अंकुरित हो गए, कब पेड़ बन गया, मुझे मालूम नहीं है। और मैंने आज तक कभी भी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि कभी मैं भी रचनाएं लिखूंगा, कुछ करूंगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, क्योंकि मुझे हिंदी यूएसए को प्रमोट करना था, और उसमें मुझे लगता था कि जब मैं कवियों को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। और मुझे कोई जानकारी, कोई मात्रा छंदों का कोई भी विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग हिंदी का काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि चलो कुछ तुकबंदी हम लोग भी करते हैं। फिर डरते हुए कुछ ऐसी रचनाएं की शुरू में, फिर लोगों ने कहा ठीक है भी आप मंचों पे सुनाएं। तो मैं मंचों पे समय मांगता था कि भाई मुझे भी सुनानी है गोष्ठियों में। तो धीरे धीरे मैं अब कुछ सालों पहले मैं बहुत फेमस हो गया कि भाई ये अच्छी कविताएं करता है, इसको भी बुलाओ। लेकिन मेरा कभी उद्देश्य नहीं था कि अपने को प्रमोट करने का और मुझे अपने को आगे बढ़ाना। मुझे अपना काम जो था हिंदी का, मुझे लगता है कि मेरी कविताओं से अगर काम बढ़ जाए लोग और हिंदी यूएसए में आए, तो ये मेरा उद्देश्य था। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी छोटी सी रचना प्रस्तुत करें। जी, मैं यहाँ पे हिंदू धर्म का भी एक छोटा सा वॉलेंटियर हूँ, और मेरी कविताओं में हमेशा हिंदू को भी जोड़ता हूँ। और तो एक रचना जो है वो मैं सुनाता हूँ आपको, जिसमें शुरू के 4 जो छंद हैं उसमें हिंदी का है, और बाद में थोड़ा सा हिंदी का जो हाल अमेरिका में हो रहा है और क्या करना चाहिए वो भी व्यक्त किया गया है। तो वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। हिंदू जागो, हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है। हिंदू जागो, हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो, हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। जिस धरती ने जन्म दिया है, जिसने हमें खिलाया है, जिस माँ ने आंचल की छाह दी, अपना दूध पिलाया है, धन दौलत के चक्कर में हमने उसको बिसराया है। कर्म से भक्ति करने का अब अवसर ऐसा आया है। मातृभूमि भाषा हिंदी का झंडा पुनः उठाना है। मातृभूमि भाषा हिंदी का झंडा पुनः उठाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो, हिंदी सीखो, हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। इसमें मीरा की नुपुर धुन, सूरदास की तान है। मीर रहीम जाय की केशव के रस की रस खान है। इसमें रामचरितमानस और तुलसी का गुणगान है।
अवती ब्रजभाषा की जननी हिंदी बड़ी महान है। इसकी कीर्ति पताका जग में हमको फिर फहराना है। इसकी कीर्ति पताका जग में हमको फिर फहराना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो हिंदी सीखो हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। वेद पुराण शास्त्रों का जो नूतन रस बरसाती है, त्याग कुपंथ सुपंथ मार्ग पर चलना हमें सिखाती है। पग पग पर संदेश सुनाकर अच्छे कर्म कराती है। ऋषि मुनियों के सदाचार की वाणी हमें सुनाती है। दिग दिगंत हिंदी भाषा की झांकी हमें सजाना है। दिग दिगंत हिंदी भाषा की झांकी हमें सजाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो हिंदी सीखो हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। केवल अर्थोपार्जन करना जीवन का है लक्ष्य नहीं। कष्ट साध धन धान तुम्हारा रह जाएगा अंत यही। हिंदी जैसी भाषा दुनिया में है बोलो और कहीं। तन मन धन से कर लो सेवा पछताना न पड़े कहीं। स्वाभिमान हिंदी भाषा का हमको सदा बढ़ाना है। स्वाभिमान हिंदी भाषा का हमको सदा बढ़ाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो हिंदी सीखो हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। आकर पश्चिम में पूरब की हमने झलक दिखाई है। ये थोड़ा अमेरिका के बारे में बता रहा हूँ। आकर जी जी पश्चिम में पूरब की हमने झलक दिखाई है। आईटी और मेडिकल में अपनी धाक जमाई है। बहा बहा कर खून पसीना कर ली खूब कमाई है। लेकिन मन का खालीपन ये पूंजी ना भर पाई है। भाषा द्वारा मन के सूनेपन को हमें मिटाना है। भाषा द्वारा मन के सूनेपन को हमें मिटाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो हिंदी सीखो हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। तमिल मराठी गुजराती सारी भाषाएं प्यारी हैं। हर भाषा में सुंदरता है शोभा सबकी न्यारी है। सबकी सब अपनी है भाई हम सब पर बलिहारी हैं। लेकिन हिंदुस्तानी हम हिंदी पहचान हमारी है। सिर्फ नहीं भाषा हमको अपनी पहचान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो हिंदी सीखो हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। और अंत में चीनी आए साथ में अपनी भाषा लेकर आए हैं। चीनी आए साथ में अपनी भाषा लेकर आए हैं। बोर्ड दुकानों पर अपनी भाषा में ही लगवाए हैं। लेकिन हम अब तक हिंदी को मान नहीं दे पाए हैं। सच पूछो तो घर में भी भाषा को बचा न पाए हैं। मन के आंगन में हिंदी की तुलसी को महकाना है। मन के आंगन में हिंदी की तुलसी को महकाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो हिंदी सीखो हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। हिंदू जागो हिंदी सीखो हिंदुस्तान बचाना है। भारत माँ की आन बान का डंका हमें बजाना है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा गीत आपने, ये गीत के माध्यम से हिंदी की महिमा का जो वर्णन आपने किया है। तो जो हिंदू शब्द है उसमें पूरा हिंदुस्तान आ गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी भारतवासी हैं सब उसमें समाविष्ट हो गए। और आज ये जरूरत है, जैसे आपने कहा कि हिंदी को अपने ही घर में सम्मान नहीं मिल रहा है। चीन को ले लीजिए, वहां की जो राष्ट्रभाषा है मंदारिन, राजभाषा, और यहाँ पर अपने ही हिंदुस्तान में जो हिंदी का जन्मदाता है आज उसको विदेशों में अपनाया जा रहा है। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जिसकी कोई राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई।
जी 22 भारतीय भाषाएं होने के बावजूद भी आपस में लोग भाषाओं को लेकर लड़ रहे हैं और कोई आगे ये कदम नहीं उठा रहा है कि मैं कहता हूं कि हिंदी नहीं, किसी भी एक भाषा को जिसको संविधान में मान्यता दी गई है उसमें अंग्रेजी का जिक्र नहीं है। अंग्रेजी को छोड़ करके हिंदुस्तान की जितनी भी 22 भारतीय भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा को राष्ट्रभाषा बना दी। मेरा ये सुझाव है देशवासियों से, सभी श्रोताओं से, यहाँ तक कि मैं उन लोगों से भी जो केंद्र में बैठे वहां से भी मेरी विनती, मेरा आग्रह है कि कोई एक भाषा को आप राष्ट्रभाषा बना दी। सही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी को ही बनाई। जी आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती जो उत्तरी भारत में जो लोग रहते हैं, थोड़ी सी हम लोगों की गलती, मुझे लगता है कि यदि हम लोगों को जो दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखने को अगर बचपन से मिलती, तो ये कंट्रोवर्सी जो बन रही है कि हिंदी को साउथ में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नहीं रहती। जैसे कि मध्य प्रदेश में हम लोग रहते थे, तो अगर ये रहता है कि भाई आपको तमिल भाषा लेनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश वालों को तेलुगु लेनी पड़ेगी एंड सो ऑन, तो उससे क्या होता है कि हम लोग जुड़ते, हम लोग बोलते जरूर हैं कि हमारे यहाँ पुराने में जो तीर्थ थे, जो हमारे वहां से धाम थे, वहां से जो पुजारी था नॉर्थ वाला वो साउथ में जाता था, मतलब जोड़ने का जो देश को प्रयास हुआ। लेकिन यदि भाषा के द्वारा भी अगर देश को जोड़ने का प्रयास हुआ होता, तो ये पॉलिटिकल समस्या है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मतलब इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही। उनको सबको अपना वर्चस्व बताने के लिए जो भी पॉलिटिक्स खेलना है खेलते हैं, लेकिन देश के लिए जो अच्छा काम करना है भाषा के द्वारा जोड़ना, वो मुझे लगता है कि नहीं किया गया। सर, ये भाषाई मुद्दा जो है ये वोट बैंक की राजनीति है। भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाना, आपस में बांटना, ये उनको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। जैसे आपने अभी कहा कि दक्षिण भारत में जो संस्कृत के विद्वान थे, पंडित थे, वो वहां पर जाते थे और उनका सम्मान होता था। जो संस्कृत के अच्छे जानकार थे, वो परंपरा खत्म हो गई। आप देखिए संस्कृत के जितने भी ग्रंथ मिलेंगे, पुराने ग्रंथ साउथ के ही हैं। साउथ के भी विद्वान जो है संस्कृत को ही अपनाया। तो हिंदी से क्यों इतना विरोध, हिंदी से क्यों इतनी नफरत? भाई हम आपकी भाषाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मातृभाषा को लाइए। हम मातृभाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मातृभाषा को बढ़ाइए। हम भी प्रयत्नशील रहे, लेकिन कोई एक भाषा को तो राष्ट्रभाषा बनने दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो जी। क्योंकि हम लोग देखिए, कोई भी राष्ट्र होता है उसकी एक भाषा होती है, उसकी पहचान होती है। रशिया जो है वहां रशियन बोली जाती है, जापान है जापानीज बोली जाती है, चाइना है उसमें चाइनीज है, और ये सारे देश समृद्ध हैं, ये अपनी भाषा ही पढ़ के उठे हैं। और यदि मुझे लगता है कि अपनी भाषा में अगर जो शुरू की जो एलिमेंट्री लेवल की जो पढ़ाई होती है, अगर अपनी भाषा में हो, तो वो बच्चे का मस्तिष्क ज्यादा अच्छा काम करेगा, वो सब्जेक्ट मैटर जो ज्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएगा। वो बाद में जाके वो अपने कॉलेज में और लेटर ऑन हाई स्कूल में कोई भी भाषाएं ले सकता है। लेकिन आजकल जो अंग्रेजी सीखने की जो होड़ लगी है, हम लोग पहली क्लास से बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में, तो वो हमारी तो शिक्षा जो है घर में ही हमारी दादी दादा और ये सब हुई है। तो वो जो चीजें हैं, जो रूट से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के बच्चों को मैं देखता हूं कि वो उनको जो है अपनी संस्कृति से उतना प्रेम नहीं रह गया है। और मुझे लगता है कि ये भाषा जो अगर अलग कर दी गई है उनसे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको लाने के लिए बच्चा जब घर में छोटा बच्चा होता है तो अपने ही माता पिता से, दादी दादा से वो सभी रिश्तों को, नातों को, सभी चीजों को समझने का प्रयत्न करता है। वहां पर उसकी मातृभाषा को मार दी जाती है। शुरू से ही उसको कम हियर, गो देयर, ये अंग्रेजी का जो प्रचलन उसके मस्तिष्क में डाला जाता है, बहुत ही अच्छा प्रयास अभी हुआ है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो अभी ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगले साल से, तो उसमें ये आपने जैसे कहा वो प्रावधान है कि बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए उनकी जो मातृभाषा, वो 5वीं तक जो है मातृभाषा में शिक्षा, ये उनका सोच है कि बच्चे को 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात है।
तो उससे क्या होगा कि बच्चा जब स्वप्न देखता है तो अपनी मातृभाषा मदर टंग में देखता है, लेकिन आप जी उससे कहो कि वही स्वप्न को अंग्रेजी में व्यक्त करे तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप ये हनुमान चालीसा को क्या है कि आप अगर अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर लेंगे तो वो जो रोए खड़े हो जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने में, जी वो उसका जी। इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अपनी संस्कृति की उसमें अपनी पहचान होती है, तो वो बहुत बचाना बहुत जरूरी है। जी उसमें पता नहीं ऐसा क्या है, मैं आपको बताऊं कि एक विद्यार्थी होता है, वो 10 लाइन का जो आंसर होता है वो बाय हार्ट नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता है, लेकिन इतनी बड़ी हनुमान चालीसा, उसमें ऐसी कौन सी ताकत है जो कंठस्थ हो जाती है। दूसरी कड़ी खत्म होती कि तीसरी कड़ी का जो लाइन का पहला शब्द है तुरंत मस्तिष्क में आ जाता है। उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात छिपी हुई है। वो भाषाई खेल ही है, जो मातृभाषा जिसे आप कह रहे हैं, वो वही खेल है कि उसको अच्छी तरह से याद कर सकता है। बट आपने कहा कि उसको अंग्रेजी में अगर हम अनुवाद कर दें तो वो याद नहीं कर पाएंगे उसको। जी ये इसमें होता है भाषा। और जो विकास की बात है, जितने भी देश विकास के पथ पर अग्रसर हैं, वो अपनी मातृभाषा के कारण ही है। वहां की भाषा राष्ट्रभाषा, अपने हिंदुस्तान को ले लीजिए, आज तक ये भी नहीं समझ पाते हैं कि इस देश का नाम क्या है। जी कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है। कुछ लोगों ने कहा, मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने कहा अरे भारत का ट्रांसलेशन है इंडिया। फिर मैंने डिक्शनरी देखा, कहीं भी अनुवाद नहीं मुझे दिखाई देता है कि इंडिया और भारत, जबकि भारत शब्द अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला, और जी इंडिया का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ। जी तो यहाँ पर हम लोग इतना बटे बट हुए हैं, क्योंकि जी रीजन से बटे हुए। हमको क्या है कि हमारे रीजन का काम हो जाता है तो हमको कोई दूसरे के, जैसे हमने देखिए बॉम्बे को मुंबई करवा दिया, मद्रास को जी चेन्नई करवा दिया, कैलकाटा को जी कोलकाता करवा दिया, लेकिन इंडिया को भारत नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारा काम हो गया, हमने मुंबई हमारा हो गया है, तो हमको कोई मतलब नहीं जी। है। तो ये तो मैंने एक स्वाभिमान की जो प्रश्न, बात है। जी जी, इस पर मैंने एक प्रश्न किया था, और अभी भी मेरा प्रश्न है, अगर श्रोता दर्शक सुन रहे होंगे। एक यहाँ की जो करेंसी है, जो नोट है, उस पर आप देखिए हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी तो इंडिया का अनुवाद अगर भारत होता है तो भारतीय क्यों लिखा जाता है। भारतीय का मतलब होता है जन समुदाय, जी भारतीय रिजर्व बैंक लिखते हैं तो जी भारतीय का मतलब जन समुदाय होता है। और वहां इंडिया का जब ट्रांसलेशन भारत करते हैं तो भारत रिजर्व बैंक होना चाहिए या भारतीय रिजर्व बैंक होना चाहिए। यह जी आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है सरकार के समक्ष। जी बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। और ये पूरा जो किस्सा है स्वाभिमान का है कि आपको अपने ऊपर जी कितना स्वाभिमान है। और जी तो वो चीजें जो है खत्म कर दी गई। लोगों ने, मुसलमान लोग आए, फिर ईसाई लोग आए, और उन्होंने समाज को जी तोड़ा। और उसके बाद जो हमारे में जो अंदर से जो ये भावना, एक जिसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये जी स्टॉकहोम में एक बार डाकुओं ने डाका डाला बैंक में, और जी बैंक के कर्मचारियों को उन्होंने लॉकर में बंद कर दिया। और काफी बड़ा बैंक था, तो एक दो दिन उनको लूटने में लगे। और वो बैंक कर्मचारियों को जो बंद किया था, उनकी अच्छी देखरेख करते थे, खाना वगैरह उनको देते थे। तो जी धीरे धीरे वो जो बैंक के कर्मचारी बंद थे, उनको डाकुओं के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। जी तो यही, इसी का नाम स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि हम लोगों पे लोगों ने राज्य किया, तो हमको उनसे जी सहानुभूति हो गई। हमको लग रहा है कि उनमें कुछ खास बात थी, इसीलिए उन्होंने हमारे पर राज्य किया। अब हमको उनके जैसा बन जाए तो हमारे ऊपर कोई राज्य नहीं कर पाएगा। तो ये जो बहुत गलत सोच है, क्योंकि अपनी जो चीज, जो अच्छाई है, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं और दूसरे की गंदगी हम लोग उठा रहे हैं। तो ये बहुत उठा। बहुत ही मतलब चिंता का चलिए विषय सर, है। बहुत अच्छा। ये इसके ऊपर और टॉपिक पर अगर हम चर्चा करेंगे बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। एक कविता आपसे चाहूंगा कि मैं और एक अपनी रचना प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के सामने। इसलिए मैं लोगों को वैसे सवाल पूछता रहता हूँ और जी डांटता भी रहता, थोड़ा। तो उसी के ऊपर कुछ ऐसी कविताएं बन गई थी, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी जी, स्वागत है सर, स्वागत है। अपनी भी भाषा को संवारा क्यों नहीं, संवारा क्यों नहीं,
इस व्यवहार में उतारा क्यों नहीं, अरे इस व्यवहार में उतारा क्यों नहीं। दिनों दिन इसे हम भूलते गए, दिल ने हमें है धिक्कारा क्यों नहीं, अरे दिल ने हमें है धिक्कारा क्यों नहीं। राष्ट्र की जो भाषा इसे मानते हैं आप, हिंदी का हर काम है तुम्हारा क्यों नहीं। अपनी भी भाषा को संवारा क्यों नहीं, संवारा क्यों नहीं। इस व्यवहार में उतारा क्यों नहीं। राय देते फिरते हम यहाँ और वहाँ, बीड़ा काम करने का हमारा क्यों नहीं। हिंदी सबसे बड़ी सारे जहान में, हिंदी सबसे बड़ी सारे जहान में, ये सच हमने स्वीकारा क्यों नहीं। खाते हम सब लोग पिज्जा तो हमेशा, खाते हम सब लोग पिज्जा तो हमेशा, पर लड्डू के बिना तो गुजारा ही नहीं। शिकवा नहीं है हमें हाय हेलो से, शिकवा नहीं है हमें हाय हेलो से, पर नमस्ते कह के पुकारा क्यों नहीं, पर नमस्ते कह के पुकारा क्यों नहीं। पढ़ सकते हैं हम शेक्सपियर को, पढ़ सकते हैं हम शेक्सपियर को, पर रामायण बिना किनारा तो नहीं। यू देखे हमने बड़े बड़े भवन यहाँ, खेत खलिहान सा नजारा तो नहीं। टीवी दिखाता अश्लीलता यहाँ, ये तो भारत में भी दिखाने लगा आजकल। टीवी दिखाता अश्लीलता यहाँ, यहाँ कोई भी बच्चा कंवारा तो नहीं। ओपन यहाँ सारा लव है मगर, ओपन यहाँ सारा लव है मगर, घूंघट की ओट का नजारा तो नहीं। अपनी भी भाषा को संवारा क्यों नहीं, संवारा क्यों नहीं। इस व्यवहार में उतारा क्यों नहीं। अब मैं थोड़ा सा हिंदुत्व का भी काम करता हूँ, तो थोड़ा सा सारी मैं जोड़ता रहता हूँ हिंदुत्व की भी। भीतर से खाली नहीं ठोस है सुनो, भीतर से खाली नहीं ठोस है सुनो, फूट जाए ऐसा गुब्बारा तो नहीं। प्रेम की ही भाषा सादा बोली हमने, प्रेम की ही भाषा सादा बोली हमने, कटुता का बाण कभी मारा तो नहीं। प्रदेशों के नाम पे देते हैं जान, पर जान से हमें ये देश प्यारा क्यों नहीं। जिंदगी मिली है तो सुकर्म करें हम, सुनिश्चित ये जन्म दोबारा तो नहीं। शक्तिवान होके भी गुलाम रहे हम, शक्तिवान होके भी गुलाम रहे हम, तथ्य ये हमने विचारा क्यों नहीं। विदेशियों के कारण हमने खोए संस्कार, अब कोई मैकाले गवारा ही नहीं। भगत जैसी शक्ति की हम भक्ति करें, भगत जैसी शक्ति की हम भक्ति करें, ये जुनून दिल में उतारा क्यों नहीं। मन में सुभाष है आजाद और भगत, भूले इनकलाब वाला नारा हम नहीं। डूब नहीं सकते कोई कुछ भी करे, जम्मू कश्मीर का शिकारा हम नहीं। सागर सा भीषण उफान हम में, सूख जाए ऐसी जल धारा तो नहीं। मांगा मंदिरों का अधिकार हमने, मांगा मंदिरों का अधिकार हमने, हाथ भीख के लिए पसारा तो नहीं। होगा गुजरा तो गुजरात भी होगा, भूल फिर करना दोबारा ये नहीं। जनगण की गाथा सब जानते हैं आप। जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान नहीं होने वाला था, लेकिन जनगणगण की जनगणगण की गाथा सब जानते हैं आप।
फिर वंदे मातरम हमको प्यारा क्यों नहीं, अपनी भी भाषा को संवारा क्यों नहीं, संवारा क्यों नहीं, इसे व्यवहार में उतारा क्यों नहीं। ये काफी ऐसी चलती जाती है लंबी, मैं ज्यादा जी समय नहीं लूंगा दर्शकों का, और जी बाद में और कोई कविता कहेंगे तो सुना दूंगा, लेकिन ये तो जी काफी लंबी ऐसी चलती जाती है। ये कड़ी में जो दो दो लाइन जोड़नी थी तो मैं जोड़ता गया था। जी। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है इसमें। लोगों को समझना चाहिए उस चीज को, अपनी मातृभाषा जिस तरह से अपने माँ को प्रेम करते हैं, उस तरह से अपनी मातृभाषा को भी लोगों को प्रेम करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। और जिस तरह से अपनी मातृभाषा में अगर बात करते हैं, जितना अच्छा वो रहता है मातृभाषा में बात करना, उतनी और कोई भाषाओं में मिठास नहीं होती है, जी अपनापन नहीं होता है। जितना अपनापन, जिस तरह अपनी माँ जो है उसमें अपना मातृत्व दिखता है, अपनापन दिखता है, प्रेम दिखता है, उसी तरह से अपनी मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में वो अपनापन, वो प्रेम, वो लगाव दिखता है। तो सर, मैं जी आपसे जानना चाहूंगा संक्षिप्त में कि जी अमेरिका में आप किस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, संक्षिप्त में जरा प्रकाश डालिए। जी। हम लोगों की यहाँ पे हिंदी यूएसए संस्था है, नॉन प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। इसमें जी हमारे पास 24 हमारे स्कूल चलते हैं। ज्यादातर न्यू जी, बहुत जर्सी में बढ़िया। है, ज्यादातर न्यू जर्सी में है क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी। उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी है, जैसे कनेक्टिकट है, मैसाचुसेट्स है, मैरीलैंड है, जॉर्जिया, अटलांटा, उसके बाद सेंट लुइस मिजोरी, और कैलिफोर्निया में भी, सैन डिएगो में भी है। उसके अलावा कुछ ऐसी पाठशालाएं हैं जो कि मंदिरों में चल रही हैं, जैसे जैन मंदिर या दूसरी जगहों में, तो उनकी भी हम सहायता करते हैं, क्योंकि उनके पास जो, जी, हम लोगों के पास जो पुस्तकें हैं, जैसे मेरी पत्नी ने करीब 27 पुस्तकें लिखी हैं, जो कि बहुत हमारे बढ़िया, हिंद बहुत बढ़िया। जो कि हमारे हिंदी यूएसए के पाठ्यक्रम में उपयोग में हम लोग करते हैं। और कई लोगों ने हमको बोला कि इसको आप कमर्शियल कर दें, इस आपकी जो पुस्तकें हैं उसको आप अमेज़न पे सेल करें। तो हम जी, चाहते हैं तो हम इसको ये पुस्तकें बेच के मिलियनेयर यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमने ये चीज यहाँ पे एक प्रण की तरह मानी कि जो हमारी संस्कृति है, भाषा है, वो खाली हम अपने स्वयं सेवक के रूप में हम रखेंगे, और उसको कभी कमर्शियल नहीं बनाएंगे। तो इसी के कारण मुझे लगता है कि जो हम लोगों की भावनाएं हैं, उसके कारण जी, लोग जुड़े। और हमारे पास जो है करीब 250 से लेकर 300 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो कि हर जी, शुक्रवार की शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक हिंदी बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी यहाँ कोरोना का दौर है, तो हमको अभी स्कूल जो है वो रेंट पे नहीं मिल रहे हैं, तो इस सेशन में हमारी सारी जो कक्षाएं होंगी ऑनलाइन होंगी, तो जूम या दूसरी किसी पोर्टल के द्वारा। तो जब हम लोग को नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो इन पर्सन जो क्लासेस होती है, उसकी जो उसका महत्व अलग होता है, और जी। बच्चों का इंटरेक्शन होता है, तो इवेंचुअली हम लोग वही करेंगे। लेकिन जब तक वो फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध नहीं है, तब तक हम लोग जो है ये कक्षाएं ऑनलाइन करेंगे। तो ये काफी जी, बहुत अमेरिका में हम लोग को यहाँ, मतलब आखिरी जो लास्ट के 5-10 वर्ष है, काफी हम लोग फैल गए हैं, और हम लोगों को हिंदी यूएसए के नाम पे। और मुझे ये बहुत गर्व है कि जो मेरे बच्चे हैं और दूसरे भी यहाँ पे जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, उनको हिंदी सिखाने के बाद में हम लोगों ने कंपेयर किया कि जो बच्चे हिंदी सीखते हैं वर्सेस जो बच्चों को हिंदी नहीं आती, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। फर्क जो होता है, बच्चे सही बात नमस्ते है। करते हैं, वो आके कभी कभी हमारे पैर भी पड़ते हैं, और दूसरे बच्चों को जाओ तो उनके कान में ईयरफोन लगा रहता है, और वो मतलब हाय हेलो करके अपना वो चले जाते हैं अंकल जी, करके। तो वो भाषा, जैसे आप बोल रहे थे, भाषा जो दिल से होती है, लेकिन मुझे लगता है ये साइंटिफिक चीज भी है। जो हिंदी भाषा जो काफी जी, साइंटिफिक है, अब यहाँ के लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे संस्कृत जो है, जो हिंदी की माँ भी बोल सकते हैं आप, तो उसको ये कंप्यूटर की भाषा बोले जा रहे हैं। और जो देवनागरी लिपि जो है, वो बहुत ही साइंटिफिक है। हमारे अल्फाबेट आप देखें तो अंग्रेजी में से आप कहते हैं 26 है, हमारे पे 52 अल्फाबेट्स है। तो बहुत ही समृद्ध भाषा है। उच्चारण जो हम लोग करते हैं, जो
अंग्रेजी तो देखिए सब लोग सीख जाते हैं। हम अंग्रेजी सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को बचाना, एक तो हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर बचेगा, और दूसरा ये साइंटिफिक है, दूसरे लोग भी सीख रहे हैं। नहीं, हिंदी तो वैज्ञानिक भाषा है वो, क्योंकि उसमें जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है और वैसे ही पढ़ी जाती है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं, अन्य किसी भाषाओं में ये वैज्ञानिकता नहीं है, सिर्फ हिंदी के सिवा जैसे लिखी जाती है वैसे पढ़ी और बोली जाती है। ये देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। और जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत ही आसान है लोगों को बोलना और समझना। हिंदी में वही एक ताकत है कि लोग आसानी से समझ जाते हैं और आसानी से उसको बोलने लगते हैं। लेखन तो ठीक है, लेखन तो समझ में आता है कि उसकी तो 4 जो स्टेप्स है ना, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। तो ये लेयर है, लास्ट में जो है वो लिखना आता है। पहले तो उनको अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, फिर रीडिंग करना चाहिए, और लास्ट का जो स्टेप है वो लिखने की कोशिश। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रवृत्ति है, बच्चा केजी में, नर्सरी में जाता है तो सबसे पहले उसको ए लिखना ही शुरू कर देते, उसको उच्चारण नहीं कराते, बोलते नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं, सबसे पहले वो लिख देते हैं जी। ये तो विडंबना है। तो खैर ये तो हुई है, लेकिन बच्चों को ये सब सीखना बहुत ही आवश्यक है कि अपनी मातृभाषा से प्रेम करें, जिस तरह से अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा इस पर अपना विचार रखा। और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं इसको लेकर के, हिंदी के प्रचार प्रसार को विदेशों में? मैं कोई ज्यादा बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ भविष्य की। जैसा भी भगवान ईश्वर का निर्देश होगा और जैसे भी ये सारे कार्यकर्ताएं चाहेंगे, मैंने संस्था शुरू जरूर की है, लेकिन मैं अपने आप को, मुझे सब लोग संस्थापक ये सब कह के संबोधित करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूं। और मुझे लगता है कि कोई भी छोटा भी काम मुझे कोई करने को बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा हो गया हूं और मैंने शुरू की थी ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि कोई भी काम जो है वो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर मुझे लगता है कि हम अगर अपने का आपको प्रमोट करने के लिए अगर ये सब काम करते हैं तो कार्य नीचे दब जाता है। मुझे लगता है कि कार्य को सबसे ऊपर रखना चाहिए और उसके बाद प्लेटफॉर्म जो कि संस्था होती है, तो हिंदी सबसे ऊपर, उसके बाद हिंदी यूएसए, और उसके नीचे हम। क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर मैंने संस्थाओं में देखा है लोग अपने को प्रमोट करने के लिए ये सब काम करते हैं। और बहुत से लोग अमेरिका में भी हैं, शुरू में भी हम लोग को कठिनाई आई थी, जो कि हिंदी में जिन्होंने पीएचडी और बहुत ही साहित्यिक लोग हैं, उनसे हम लोगों ने सहायता मांगी थी, तो वो लोग हम लोग को डिस्करेज करते थे। वो कहते कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता, अमेरिका में क्या तुम लोग हिंदी पढ़ाओगे, और ये सब काम हमने करके देख लिया है। तो ऐसी चीजें हम लोगों को जितना ज्यादा डिस्करेज करते गए, उतने ज्यादा हम लोगों का जो प्रण जो है वो मजबूत होता गया। मुझे लगा कि ये काम करना, मुझे लगता है कि कुछ दूसरा कोई अगर काम कर देता है तो ठीक है, मैं कोई आगे आने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि कोई काम हो नहीं रहा है तो ये काम हमें ही करना पड़ेगा, तो फिर मुझे आगे आने की इसमें लगा कि मुझे ये करना पड़ेगा। हमारी नवयुवा पीढ़ी भारतवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ियों को मेरा संदेश यही है कि अपनी रूट्स से, अपनी जड़ों से आप जुड़े रहें। क्योंकि अगर आपसे जड़ें आपने अगर छूट गई तो उसके बाद जो है आपकी पहचान जो है, देखिए हम लोग अमेरिका में आ गए, लेकिन हमको अभी भी बोला जाता है से इंडियन तो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मैं हमेशा भारत ही बोलता हूं। तो हमारी पहचान जो है अभी भी भारतीयों की है कि भी ये लोग ब्राउन स्किन के हैं, भारत से आए। हम लोग की इज्जत होती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब वेल एजुकेटेड हैं और यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और हम लोग वायलेंस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी क्राइम रेट जो है यहाँ पे भारतीयों का और हिंदुओं का खासकर, उसमें कोई भी परसेंटेज आप नहीं पाएंगे। तो हम लोग की जो पहचान है, आप अपनी अगर पहचान खो देंगे तो जैसे हिंदी में कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। तो हम लोगों को मिमिक करने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग हैं, अंग्रेजी बोलने का तरीका वो अमेरिकन स्टाइल से अंग्रेजी बोलने लगेंगे, वो अमेरिकन रहन सहन अपनाने लगेंगे, यहाँ आके
बीफ वगैरह खाने लगेंगे, जो कि हम लोग हिंदुओं को नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं। तो वो भारत भी जो है बहुत बदल रहा है। आपने देखा होगा कि भारत जो है जी वेस्ट को ज्यादा मिमिक करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो लोग जो हैं ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा वेल टू डू हैं। लेकिन आप अगर अमेरिका में रह के, ये हमने पाया है 40 साल में, कि हमारी जो बहुत सी चीजें अच्छी हैं, चाहे हमारी आयुर्वेदिक पद्धति हो, चाहे हमारा रहने का तरीका हो, योग पद्धति हो, ये लोग सारे अपना रहे हैं और हम जी लोग वो जो है चीजें छोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो है बहुत गलत बात है। हमारी हीन भावना जो है, जिसको कहते हैं कि हमारे में जो वो निकलनी चाहिए। तो जी इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, उसके कारण हमको गर्व होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा, जी जैसे आपने देखा कि मैंने टीका लगाया है ये, तो ये टीका लगा जी के ही मैं हमेशा अपने ऑफिस में भी जाता हूं। और आज जी तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि भी आपने ये टीका क्यों लगाया है। यहाँ के लोग जो हैं रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, जब आप अपना कल्चर फॉलो करते हैं। जो हमेशा स्ट्रांग आदमी होगा, वो स्ट्रांग आदमी की रिस्पेक्ट करेगा। जब आप अपना ही कल्चर जो है उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि दूसरा आदमी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो बहुत जरूरी है कि जो युवा साथी हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो है अपने कल्चर, अपनी भाषा, जो भी आपकी भाषा हो, जो भी क्षेत्रीय भाषा हो, मुझे लगता है मातृभाषा को पहले सम्मान देना चाहिए। हिंदी की जी बात मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम लोगों को सबको एक लिंक भाषा चाहिए जो सबको जोड़ दे। जैसे आपने बोला था, मैं आपसे सहमत हूं प्रमोद जी, कि अगर तमिल को राष्ट्रभाषा बनाना, तो मैं सबसे आगे हूं, ठीक है बना दीजिए, कम से कम जी हमारी कोई भाषा बने, भाई अंग्रेजी ना बने, है ना। तो वो जी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन हिंदी जो है, मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने ज्यादा फेमस कर दी हुई, तो बॉलीवुड का नाम लेने से डर लगता है, वहां इतनी सारी चीजें चल रही हैं खराब। तो फिर भी मुझे लगता है कि ये लिंक भाषा अगर बन जाएगी, और ऐसा कोई अगर कार्यक्रम आता है कि हमारे जो नॉर्थ में लोग रहते हैं वो भी साउथ की भाषाएं सीखें, मुझे लगता है अगर सरकार ऐसा कोई प्रोग्राम करती है, तो सब लोग मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से जुड़ेंगे। और बाद में 10-15 साल बाद जाके ऐसी चीज होगी कि हम लोग सब एक, जैसे आपने बोला था कि नॉर्थ से जाके साउथ में पुजारी जाता था, साउथ से पुजारी नॉर्थ में आता था, वो सारी चीजें जो है जी हम लोग अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। जी तो सर आपने बहुत अच्छा ये बात कही है। और जो आपने कहा कि साउथ की चीजें, तो साउथ का कल्चर और संस्कृति जो है हिंदी फिल्मों के माध्यम से आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि साउथ की जो फिल्में बनी थी, आज उसको हिंदी में डब करके लाया जा रहा है सभी चैनलों पर, और लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ जी तक कि उसका अनुवाद करके जो हिंदी एक्टर हैं, वही स्टोरी लेकर के वही चीजें बना रहे हैं, लोगों को जी पसंद आ रही। तो उनकी भाषा क्यों नहीं पसंद आएगी लोगों को? जी तो जी ये इस पर एक लोगों को विचार करने की, सोचने की, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और शायद आने वाले समय में हो भी जाए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस मंच पर मुलाकात करके। हिंदी जी साहित्य मंच को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम आज न्यू जर्सी और अमेरिका, जैसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि विदेशों में हिंदी का क्या प्रचार हो रहा है, तो उनके लिए मैं यही जवाब दूंगा कि आपके सामने साक्षात देवेंद्र सिंह जी को आप सुन लीजिए। आपका सब जितना भी मन में डाउट है, जितनी भी शंकाएं हैं, सब दूर हो जाएंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हिंदी साहित्य मंच आपका बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे लाने के लिए, और हिंदी साहित्य मंच की जय हो। नमस्कार। नमस्कार।